नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका न्यूज नाइट में। आज की इस न्यूज नाइट में परसों दीपावली है, कल छोटी दीपावली है, लेकिन आज धनतेरस का त्योहार है। तो धनतेरस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ करते हैं आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश साथ मिलकर बैठते हैं और 2+2 जैसी एक महत्वपूर्ण बैठक करते हैं, तो जाहिर है कि सारे विश्व की नजरें लगी होती हैं इस बैठक पर। ऐसे में आज भारत और अमेरिका के बीच जब 2+2 बैठक हुई तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, आज करेंगे इसी पर चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत अमेरिका के बीच 5वीं 2+2 बैठक नई दिल्ली में संपन्न। वैश्विक क्षेत्रीय घटनाक्रम और साझा चुनौतियों पर हुआ विमर्श। इजराइल हमास संघर्ष सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी चर्चा। रक्षा सुरक्षा सहयोग, लॉजिस्टिक सहयोग और निवेश पर हुई बातचीत। सह उत्पादन के आधार पर रक्षा औद्योगिक सहयोग को मिल रही है रफ्तार। उभरती तकनीक के आदान प्रदान और क्षमता विकास को लेकर भी हुई समीक्षा। दिल्ली में हुई बारिश, प्रदूषण से मिली राहत। ऑड इवन पर फैसला 20 नवंबर तक टला। पराली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जमीनी स्तर पर समाधान के नहीं हो रहे प्रयास। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शनिवार को जारी करेगी संकल्प पत्र। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया रोड शो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान ने की चुनावी रैलियां। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक 2023 का मसौदा किया प्रस्तावित। कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारण दिशा निर्देशों के साथ बढ़ेगी पारदर्शिता। ओटीटी को सुव्यवस्थित करने का भी है प्रावधान। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए बढ़ाया 3 गुना खर्च। सेना की तर्ज पर आईटीबीपी जवानों को भी मिल रहा है रेल और प्लेन में कोटा। देश के औद्योगिक उत्पादन में दर्ज हुई 5.8% की वृद्धि। सितंबर महीने में एक साल पहले की तुलना में दर्ज की गई बढ़ोतरी। और धनतेरस के साथ शुरू हुआ दीपावली का महोत्सव। बाजारों में लोगों ने खूब की खरीदारी। वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री का एक बार फिर आह्वान, दीपावली पर दें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, यानी भारत और अमेरिका के बीच की 2+2 बैठक। तो भारत अमेरिका के बीच आज 2+2 की 5वीं बैठक हुई। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने इनमें हिस्सा लिया और दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और दक्षिण विश्व बहुस्तरीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 की बैठक की। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों, बहुपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग और दुनिया के नए भू राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की। वहीं बैठक के दौरान भारत से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक संपर्क गलियारे पर भी चर्चा हुई। The three set of things which came up for discussion, it included, of course, the developments in the Middle East. Both sides shared their perspective of their concern, how they look at the situation, where various elements of the developing situation, etc. India's position on this is well known to you. It also came up in discussion, and I think certain elements of how both sides look at the situation come. From India's perspective, we have always stood for a two-state solution
early resumptions of dialogue. दोनों पक्षों ने रक्षा और सामरिक मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। रक्षा प्रणालियों को मिलकर विकसित करने के जरिए रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर अत्यधिक बल देने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा F414 जेट इंजन निर्माण प्रगति पर भी समीक्षा हुई। This meeting will contribute to giving a momentum to the defense industry roadmap, which was recently finalized. We have a common vision of free, open and inclusive Indo-Pacific and a rules-based global order throughout the seas in this world. Our partnership is of critical importance to peace and stability in our immediate neighborhood, but also in other regions connected to us. अमेरिका ने भारत का संयुक्त समुद्री बल का पूर्ण सदस्य बनने के निर्णय का स्वागत किया। इस बहुपक्षीय बल का मुख्यालय बहरीन में स्थित है। इससे समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक तंत्र इंडस एक्स की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी भागीदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस वर्ष जून में इस तंत्र की शुरुआत हुई थी। दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों ने दीर्घकालिक संबंधों और समाधान को लेकर भी चर्चा की। The India-US bilateral relationship has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. The strength of our partnership is rooted in the people-to-people ties that are the heart of our long-standing friendship. Together, our diplomats, entrepreneurs, and students are expanding our partnership in new domains, including clean energy, artificial intelligence, and semiconductors. Our increasingly strong ties give us all hope for the future of this partnership and for our common efforts toward a more secure world. दोनों ही देश G20 और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों को भी साझा करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की शुरुआत में एक साझा वैश्विक एजेंडा और शांति सुरक्षा की बात दोहराई। In the 2+2, we will undertake, as we have done before, a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. We're harnessing together the power of innovation to make our economies more resilient and to make our communities more secure, while expanding inclusive economic opportunity in deploying clean energy at scale in our countries as well as across the region, and our joint research and exploration projects. We're deepening the remarkable ties between our people, which is really at the heart of everything. When Indians and Americans study together, work together, collaborate together, the possibilities for progress are infinite. दुनिया का सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दोनों का सहयोग आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि ये 2+2 बैठक, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सामने निकल कर आई हैं, लेकिन बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ये 2+2 वार्ता आखिर होती क्या है। तो आइए आपके सामने ये तथ्य रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या होता है ये 2+2 वार्ता। दरअसल दो देशों के दो मंत्रालयों के बीच जो मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की जाती है उसे नाम दिया जाता है 2+2 वार्ता। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये एक बहुत हाई लेवल की बातचीत का एक प्लेटफॉर्म होता है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री
इस 2+2 बैठक में शामिल होते हैं। अगर हम भारत और अमेरिका के बीच जो आज 2+2 वार्ता हुई है उसकी अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि आज जो भारत अमेरिका के बीच वार्ता हुई है वो वार्ता 2018 से इसका आरंभ हुआ, यानी जो पहली 2+2 बैठक भारत और अमेरिका के बीच हुई वो 2018 में हुई और उसके बाद अब ये 5वीं 2+2 वार्ता जो भारत और अमेरिका के बीच हुई है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका के साथ भारत अगर 2+2 वार्ता कर रहा है तो क्या और देश भी हैं जिनके साथ ये महत्वपूर्ण व्यवस्था है? तो आपको बता दें कि अन्य देशों की बात करें तो 5 प्रमुख रणनीतिक भागीदार देश हैं जिसके साथ भारत का 2+2 बैठक का सिस्टम काम करता है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और रूस ये शामिल हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो पहली भारत ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2+2 वार्ता 2021 में हुई थी और वो भी तब जब भारत ऑस्ट्रेलिया की जो द्विपक्षीय संबंध है इन्हें एक नया आयाम दिया गया, यानी उन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक जब आपसी संबंधों को बढ़ाया गया तब ये 2+2 बैठक को उसका हिस्सा बनाया गया 2021। भारत रूस की अगर हम बात करते हैं तो भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता 2021 में आयोजित की गई पहली बार। भारत और जापान की बात करें तो 2022 में भारत और जापान के बीच पहली 2+2 वार्ता की शुरुआत हुई और भारत और ब्रिटेन की बात करें तो ये बहुत रीसेंट ही बात है, यानी अभी अक्टूबर 2023 में ही नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच में पहली 2+2 वार्ता संपन्न हुई थी और ये प्रस्तावित है कि अगले साल दूसरी 2+2 वार्ता भारत ब्रिटेन के बीच में आयोजित की जाए। तो यानी ये जो सिलसिला 2018 में भारत का 2+2 वार्ताओं का शुरू हुआ, सबसे पहले अमेरिका के साथ शुरू हुआ और अमेरिका के साथ हमारी ये जो 5वीं 2+2 वार्ता है ये इन मायनों में ही बेहद महत्वपूर्ण है कि विभिन्न देशों की बात करें तो अमेरिका के साथ हम इस बैठकों को लेकर सबसे आगे बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि आज जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुई तो बहुत सकारात्मक माहौल था और बहुत एक आपसी विश्वास के माहौल के बीच में महत्वपूर्ण बातों को, बिंदुओं को सामने रखा गया दोनों ही पक्षों की ओर से। तो क्या कुछ मायने हैं इस 2+2 बैठक के जो आज हुई, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और खबरें दिखाएंगे न्यूज नाइट में, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात करते हैं प्रदूषण की। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार अदालत के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा क्यों कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय आज दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। शहर में बारिश चाहे कभी भी हो, जाम से पटी सड़कें, अटे नालों और जल जमाव की हाय तौबा ही खबरों में घूमती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लोग खुश नजर आए। बीते 10 दिन से दिल्ली की हांफती फूलती सांसों को राहत मिली। साफ हवा मिलते ही लोगों के जान में जान आई।
लगभग 6 मिलीमीटर तक रेनफॉल दिल्ली में हमारे पास रियलाइज की गई है और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी दिन भर जारी रही। राहत इतनी कि केजरीवाल सरकार को भी बच निकलने का रास्ता मिला। प्रदूषण पर चौतरफा घिरी केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन और एनसीआर टैक्सियों की दिल्ली में एंट्री बंद करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब दीपावली बाद बैठक में समीक्षा के बाद तय होगा कि 20 नवंबर के बाद ऑड इवन लागू हो या नहीं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन का निर्णय लिया था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके और फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। वायु प्रदूषण और गैस चैम्बर वाली स्थिति की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में धुंध और प्रदूषण के लिए भले ही कई कारक जिम्मेदार हों, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण में इसका हिस्सा 24% तक पाया गया है। अदालत ने केजरीवाल सरकार से ऑड इवन को लेकर भी सवाल किए। साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई। वहीं शीर्ष अदालत ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने घटनाओं को रोके जाने को जरूरी बताया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्यों न धान की फसल ही पंजाब से चरणबद्ध तरीके से हटा दी जाए, उसकी पैदावार कम कर दी जाए। अदालत की सख्त टिप्पणी की ठोस वजह भी है। एक ओर पराली जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या सामने आती है, तो वहीं पंजाब में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਉਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ दालें। पंजाब की आबो हवा एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के फैसला किया जाएगा। जब तक इसी तरह चलता रहेगा एडॉकिज्म, तो ये इसी तरह दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। पंजाब के लोग पहले भुगत रहे हैं। बीते सप्ताह हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी थी कि बीते साल के मुकाबले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी लाई गई है। वहीं पंजाब में इसको लेकर जागरूकता और सरकारी प्रयास का अभाव खटकता है। अगर नासा द्वारा ली गई एक तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान लाइव फायर केस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक खबर के मुताबिक 8 नवंबर को वायु प्रदूषण स्तर में 38% योगदान पराली जलाने से आया। इसी साल 15 सितंबर से 7 नवंबर की अवधि में पराली जलाने के कुल 24,695 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 22,981 यानी 93% पंजाब में और 1,605 यानी 7% घटनाएं ही हरियाणा में हुई। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन हर साल वायु प्रदूषण की समस्या और पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विवाद आजकल एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए हैं। असंवेदनशील और किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले बयान बीते 4 दिनों में लगातार सामने आए हैं। 7 नवंबर को उन्होंने महिलाओं के संबंध में विधानसभा में एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद अगले दिन माफी मांगी, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी गुरुवार को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। अब नीतीश के अमर्यादित बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। वहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर दावा किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की साजिश की जा रही है। विधानसभा का कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारें वही बोलेगा, और उसके बाद जब आरक्षण की बात खत्म हो गई थी, दूसरा बिल आया नामांकन का, तो नामांकन में हमको उन्होंने पुकारा, हम उठ करके अपनी बात कहना शुरू किया। इसी समय नीतीश कुमार
आगे आ गए, टपक गए। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था नीतीश कुमार जी को रोकना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं। जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। ये बात की दुख है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आज लगता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना सारा निर्णय दे रहे हैं और हरकत कर रहे हैं, जो इस जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए घातक है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके अलावा भाजपा ने तेजस्वी यादव और राजद पर भी हमला बोला। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है, लेकिन शायद भूल गया कि उसके पिताजी भी जंगल राज स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी अपना बलिदान दे करके उससे मुक्त किया था। ये तेजस्वी यादव जो बेचैन है, हड़बड़ी में है कि जल्दी से मुख्यमंत्री डिलेल हो और हम उप मुख्यमंत्री बन जाएं। ये सपना साकार बिहार की जनता नहीं होने देगी। और न्यूज नाइट में आगे हम चर्चा करेंगे आज की बड़ी खबर यानी भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 बैठक की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। Congrats यार। राज तू क्या करेगी? I have cleared my exams. मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात करते हैं भारत अमेरिकी संबंधों की। तो प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से आज मुलाकात की और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बैठक को लेकर लिखा कि 2+2 प्रारूप भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन में हमारा साझा विश्वास विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को रेखांकित करता है। भारत अमेरिका साझेदारी वास्तव में वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के बाद भारत अमेरिका के बीच आज हुई 2+2 बैठक को लेकर ये ट्वीट किया और इस 2+2 बैठक के महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ इस तथ्य को एक बार पुनः सामने रखा कि भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच का सहयोग वैश्विक भलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों लोकतांत्रिक महाशक्तियां और दोनों के बीच का सहयोग विश्व के लिए महत्वपूर्ण संदेश। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है आपसे विश्वास बढ़ाती भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता।
चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं विशेष मेहमान अरविंद गुप्ता जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, डेप्यूटी एनएसए डायरेक्टर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से। स्वागत करते हैं अरविंद जी आपका। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड भी जुड़े हुए हैं, आप इन्फेंट्री के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। संजय जी आपका भी स्वागत करते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले इस बात को समझना चाहेंगे कि हमने अभी एक तस्वीर दर्शकों के सामने रखी थी कि किस तरीके से ये जो 2+2 बैठकें होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। और विभिन्न देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हम पिछले कुछ सालों से 2+2 बैठकें कर चुके हैं। आज 5वीं बैठक हुई है। ऐसे में दो लोकतांत्रिक, इतने बड़े लोकतंत्रों के बीच में, लोकतांत्रिक देशों के बीच में आज जो बैठक हुई, आपसी विश्वास के मद्देनजर अगर मैं समझना चाहूं, क्या बड़ा संदेश, क्या बड़ा संकेत सामने आया, जिसको अब समझना इसलिए भी जरूरी है कि वैश्विक चुनौतियां, भू राजनीतिक चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। जी हाँ, जो आज की बैठक है वो 5वीं बैठक है ये 2+2 के फ्रेमवर्क में। और जैसा कि हमने पहली बैठकों में भी देखा है कि इंडिया, यूएस और भारत और यूएस के बीच के जो संबंध हैं, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उनके ऊपर बहुत गहन चर्चा होती है और कई निर्णय लिए जाते हैं जो कि इस हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये जो बैठक हुई है आज की, इसके 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये बैठक हुई है जिस समय कि इजराइल और हमास का युद्ध एक चरम सीमा पर है और किसी प्रकार से इस समय विश्व में काफ़ी अराजकता फैली है और अमेरिका के लीडर खासकर बाइडेन जी और ब्लिंकन और उनके CIA के भी विलियम बर्न्स वगैरह, ये लोग उस इलाकों में जा चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वहाँ स्टेबिलिटी आए। तो आज की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और एक दूसरे से आदान प्रदान जो विचार विमर्श हुआ होगा, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक कुछ नए इनिशिएटिव के रूप ले सकता है जिससे कि इस इलाके में कोई स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आए। दूसरा जो इसका आयाम है वो है कि भारत और अमेरिका के बीच इस समय संबंध बहुआयामी हो चुके हैं और मोदी जी जिस समय जून में गए थे वहाँ, तो उस समय हमने आईसेट की लॉन्च किया था और बड़े टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में, व्यापार के क्षेत्रों में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए। तो उसकी एक समीक्षा आज हुई होगी निर्णयों की और इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा हुई होगी। और तीसरा एक आयाम उसका ये है वो जो कि इंडो पैसिफिक का है। पिछली चर्चाएं जो हुई हैं उसमें इंडो पैसिफिक के ऊपर हमेशा चर्चा होती है। आज भी क्वाड के ऊपर चर्चा हुई, उसकी क्या अहमियत है और खासकर जो चाइना का एक महत्वपूर्ण भूमिका है इंडो पैसिफिक में, जिसके बारे में कुछ चिंताएं भी रहती हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये एक बहुत अहम मीटिंग थी और इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, हम देखते हैं कि इन दोनों देशों की रक्षा सुरक्षा संबंधों की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इस बात को लेकर यह है कि हम मिलकर, ना केवल मिलकर उत्पाद का विकास कर रहे हैं बल्कि निर्माण भी कर रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता हमेशा से भारत के लिए रही है। यहाँ आकर निर्माण करें, हमें भी तकनीक देखने को मिले, समझने को मिले, विकसित करने को मिले। इन मायनों में रक्षा क्षेत्र के सहयोग को भी आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर जब हम औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, अन्य पार्टीज के भी साथ जुड़ने की, खासकर निजी क्षेत्र के जुड़ने की बात कर रहे हैं, ये आयाम भारत के लिए मौजूदा दौर में कितना महत्वपूर्ण? धन्यवाद ममता जी। जैसे की बात इसके ऊपर चल रही थी, ये देखिएगा कि दोनों देश जो है, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, और एक जो सबसे पुराना लोकतंत्र है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है और काफी तरक्की पाता है, जहां पे बहुत सारे हमारे ही लोग वहां पर जाकर के उनके तरक्की में हाथ बटाते हैं। अब जब हम लोग उसके साथ धीरे धीरे आकर के बढ़ते हैं, हम लोगों को कई सालों से कहा जाता है वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ वेपन्स,
अब धीरे धीरे करके हम लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं, धीरे होगा, वक्त लगेगा, 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन वी विल बिकम वन ऑफ द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। धीरे धीरे करके टॉप 5 में हम पहुंचेंगे। ये कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा। अब जब दोनों लोकतंत्र मिलते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, सबको मालूम है कि जो भी कार्रवाई है काफी ओपन है। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की हमारे में पूरी काबिलियत है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की काबिलियत है, बनाने की काबिलियत है, बराबर चलने की काबिलियत है, चाहे वो चिप्स की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जिस मर्जी इसमें। जब दोनों देश जब मिलकर के एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, तो पता चलता है कि वाकई ये जो हिंदुस्तान है और अमेरिका है, उनको लगता है कि दोनों देश मिलकर के 2+2 नहीं 2x2 या 2+2 4 हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है आजकल के वक्त में, जब हम चाहे कहें क्वाड इनफॉर्मल है, लेकिन क्वाड इनफॉर्मेलिटी में भी हम देखते हैं कि हम जापान के साथ भी 2+2 कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ, अगर ऑकस कहें, अगर हम ऑकस पे नहीं भी हैं तो हम यूके के साथ 2+2 कर रहे हैं। तो पूरे इसमें हम देखते हैं कि ये एक तरीके से, चाहे जैसे कह रहे थे इंडो पैसिफिक हो या पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से एक तरह से उथल पुथल हो रहा है, उसके द्वारा वो हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से भारत जो ग्लोबल साउथ को लेकर के अग्रसर है, आगे वो होता दिखता है, जिस प्रकार से भारत का एक तरीके से पूरे विश्व भर में आज की तारीख में दबदबा है, चाहे वो लीडरशिप के रोल में हो, टेक्नोलॉजी के रोल में हो, चाहे डिप्लोमेटिक फील्ड में हो, चाहे मिलिट्री फील्ड में हो, तो सब जगह जो भारत की एक, मैं कहूंगा कि एक धीरे धीरे करके वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी विल सून बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसको देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, भारत के जो मैं कहूंगा एक स्किल्ड मैन पावर को देखते हुए, जिस प्रकार से हम लोगों को बाहर से आने की इजाजत देते हैं, आने देते हैं, एफडीआई में 74% एफडीआई लेने की कोशिश करते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है एक तरीके से दोनों लोकतंत्रों को लगता है कि यस, हम दोनों में विश्वास होगा, बातचीत होगी, बातचीत के द्वारा जो स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, चाहे पुराने आपके लेमुआ हो, कॉमकासा हो, बेका हो, इस तरह तरह के एग्रीमेंट्स है जिनको एक बल मिलता है, चाहे वो डिफेंस मामले में हो, सिक्योरिटी में हो, इंटेलिजेंस में हो, सर्वेलेंस में हो। तो ये कारण है ममता जी कि दोनों देश जो है जब इस तरह के हर साल जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक तरह से संबंध जो है मजबूत और तगड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अरविंद जी, ऐसा भी है कि देखिए, जब दो देशों के बीच की बात हो तो ऐसा तो नहीं है कि हर क्षेत्र में सभी सहमतियां होती हों। सब देशों के अपने अपने विचारधारा होती है, और खासकर ऐसे विभाजित विश्व है जिस तरह से, उसमें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर हर देश की अपनी एक अलग सोच रही है। लेकिन भारत अमेरिका के बारे में ये तथ्य कितना महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न मल्टीलेटरल फोरम्स में भी साथ खड़े हैं, अपने अलग अलग विचार लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम I2U2 के भी सदस्य हैं, IPEF का भारत ने ज्वाइन कर लिया है, IMEC एक महत्वपूर्ण BRI के सामने खड़ा होता कॉन्सेप्ट है। इन सबके मद्देनजर उसके बावजूद हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में साथ बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स मिनरल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड में हमने जो अपने आप को जोड़ा है, हम साथ भी चल रहे हैं, अपने विचारधारा को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। कहां तक ये दोनों देशों के बीच के संबंधों की गहराई को सामने रखता है? भारत और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे हो चुके हैं, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। और हर 2+2 मीटिंग या हर विजिट उसको एक नई डेप्थ और एक नया स्कोप देती है। आपने स्पेस की बात की, आर्टेमिस रिकॉर्ड्स की बात की, वो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस समय विश्व में विभाजन बहुत हो रहा है, जैसे कि आपने कहा फ्रेगमेंटेशन बहुत हो रहा है, और हमें हर देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो आगे सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। भारत की नीति रही है एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंतर्गत भारत ने अपनी एंगेजमेंट्स बहुत देशों के साथ बढ़ाई है। वो अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इस समय G20 ग्लोबल साउथ में हमारे संबंध अच्छे हैं। तो भारत की जो नीति है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें कि हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक स्थान रखते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका में काफी हद तक कन्वर्जेंस है, लेकिन ये मान के चलना कि 100%
दो देश 100% हर समय हर मुद्दे के ऊपर 100% उनका एक कन्वर्जेंस होगा, ये भी बात ठीक नहीं होगी। तो अब जैसे जैसे नए हम ये जैसे अब हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, इसमें जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वो एक तरह की है, हमारी इन्वॉल्वमेंट एक दूसरी तरह की है। हमारे जो इस समय सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो हमारी पाकिस्तान, चाइना और इंडियन ओशन, हमारा जो रीजन है वो अलग है। अमेरिका के इंटरेस्ट ग्लोबल हैं, हमारी चुनौतियां अधिकतर रीजनल हैं, और फिर हमारे यहाँ नॉट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो अलग तरह के हैं। और उसके लिए कभी कभी अप्रोचेस हो सकती हैं, पर जैसा कि कुलकर्णी साहब ने कहा, हमें जरूरत है इस समय अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को बनाने की, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो मिलिट्री हो। और उसमें जहां तक हमारा जो सहयोग है अमेरिका के साथ, वो हमें जहां तक फायदेमंद है वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अमेरिका को भी भारत की बहुत आवश्यकता है इस समय, और वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उस तरह से कन्वर्जेंस हो सकती है, लेकिन हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन जनरल साहब एक बात, क्योंकि जब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने की, जाहिर है कि एक मजबूत भारत अमेरिका के लिए भी उनके हित में भी है, खासकर जब हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं। लेकिन आज व्यापार को लेकर एक उदाहरण दिया गया कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था उसके बाद से 3-4 महीने में ही, और ये एंटनी ब्लिंकन के द्वारा ही इस बात को सामने रखा गया। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोन कंपनी, जिसने 3-4 महीने में ही दोनों के बीच यहाँ पर आने का, अपना यहाँ पर काम शुरू करने को लेकर काफी प्रोग्रेस कर ली है। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसकी बात अभी अरविंद जी ने की, इन मुद्दों पर काम हो रहा है। भारत इस 2+2 बैठक के बाद भारत क्या कुछ हासिल कर रहा है जिससे हम और मजबूत और समृद्ध हो सके? क्योंकि आज वीजा का मुद्दा भी सामने आया, उसको लेकर भी कहा गया कि हाँ उस पर भी काम हो रहा है। ममता जी, बिल्कुल कोई शक नहीं, जब दो देश हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जरूर है, दोनों लोकतंत्र हैं, हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, अनबन होगी, लेकिन ये जो अनबन है ये मैनेजेबल एंड विद इन लिमिट्स रहती है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर, हर कोई समझेगा, अमेरिका भी समझता है कि भारत, चाहे रशिया यूक्रेन का मामला है, अमेरिका ने समझा कि कुछ भी हो भारत का जो इंटरेस्ट है उसके बरखिलाफ वो नहीं जा सकता है, और भारत अपने इंटरेस्ट में मैं कहूंगा कि जमा रहा कि भाई ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, इसको कॉम्प्रोमाइज करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चीन जो है विस्तारवाद में लगा हुआ है, जिस प्रकार से कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली और जब ये समझते हैं एक दूसरे से बातचीत के द्वारा, तो जो धीरे धीरे जैसे अरविंद साहब बता रहे, कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप होता है। दो लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ है, कोई छुपाव नहीं है, सब कुछ ओपन में चल रहा है, और टेक्नोलॉजी विश्व में आगे आने वाले दिनों में कन्वेंशनल वॉरफेयर तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है जिसमें अमेरिका काफी हद तक आगे है, लेकिन हमारे में वो कैपेसिटीज हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चाहे चिप वॉरफेयर है, चिप वॉरफेयर में अगर चीन आज 7 माइक्रोन का चिप बना रहा है, और आज की तारीख में हम सिर्फ 15 माइक्रोन का चिप बना, तो धीरे धीरे करके दोनों मिलकर के 7, 8, 9 कम से कम उस माइक्रोन के चिप्स बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भाग देंगे, सर्वेलेंस में, इंटेलिजेंस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो हम लोगों को जब हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो जरूर चंद एक देश जिनके शायद जो सोच हमारे से थोड़ी भिन्न हो और विस्तारवाद में लगा हुआ है, उसको भी लगता है कि ये जो देश है इसके पास सब कुछ है। और अमेरिका भी जब हमारे साथ डील करते हैं, हम एक्सरसाइजेज में उनके साथ जाते हैं, उन्हें भी मालूम है कि ये समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और हमसे बेहतर है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करने हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे फिर हाई ऑल्टीट्यूड में वॉरफेयर हो, जहां पर भी हो। तो जनरल साहब ये कह सकते हैं कि परस्पर सहयोग के साथ परस्पर हित के लिए दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने हाल फिलहाल देखा, रिश्तों में प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, आने वाले वक्त में ये और नया आयाम जोड़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपका, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1
सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद बात चुनावों की। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों में चुनाव प्रचार दिन पर दिन रफ्तार पकड़ रहा है। तेलंगाना में शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और शिवराज ने चुनावी रैलियां की। भाजपा शनिवार को मध्य प्रदेश में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। चुनावी राज्यों में सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए वो नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के फायदे गिनाते हुए जनता से लखपति बहना योजना का वादा किया। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, उसके बाद अब बनाऊंगा लखपति बहना। अनूपपुर जिले के कोतमा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वोट के लिए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो फिर मामा का बुलडोजर तैयार है। उन्होंने 2018 के चुनाव के बाद 15 महीने तक चली कांग्रेस सरकार पर लाभकारी परियोजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। वहीं सतना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। तो हम चाहते हैं आदिवासी बच्चे हिंदी पढ़े मगर अंग्रेजी भी पढ़े, कि जो सपना दूसरे लोग देखते हैं वो सपना आदिवासी भी देख पाए। इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने के साथ सियासी सरगर्मी भी परवान चढ़ रही है। जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 गायों की मौत का मामला उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रत्याशी फूट फूट कर रोते दिखे। उन्होंने विरोधी पार्टी के नेताओं पर गौ माता को जहर देकर मारने के आरोप भी लगाए। मेरी गौ माता ने बलि दे दी, मेरे 3 गोलियां हुआ थी, मैं रोया नहीं, मेरे को तोड़ दिया। मैंने तो पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने सर्वे के आधार पे मेरे को टिकट दी कि गौ सेवक है, समाज सेवी है। अरे मेरे पे गोली चलाते, मेरे को मारते थे, मेरी माँ को मार दिया। हालांकि गौमाता पर सियासी पारा चढ़ता देख राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों से छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये किलो के हिसाब से गाय और भैंस का गोबर खरीदने का वादा किया। गाय भैंस का गोबर सब सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी, और जिससे जो है उससे खाद बनेगा, गोबर से खाद बनेगा, वो खेतों में काम आएगा। उधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। उन्होंने वारंगल में भी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। कांग्रेस की गारंटी को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी विफल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और गरीबों का शोषण इनके डीएनए में है। एक सिक्के के 2 पहलू बीआरएस और कांग्रेस है। कांग्रेस लाओ, भ्रष्टाचार लाओ, बीआरएस लाओ, भ्रष्टाचार लाओ, कांग्रेस लाओ,
परिवारवाद लाओ, बीआरएस लाओ, परिवारवाद लाओ। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। इस नई सूची के साथ ही भाजपा ने तेलंगाना के लिए अब तक कुल 114 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस बीच तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चुनाव मैदान में हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने चंद्रयान गुंटा सीट से पार्टी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए घर घर जाकर प्रचार किया। तेलंगाना विधानसभा की सभी सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी सांसद और लोकसभा एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अब तक के व्यवहार पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि समिति ने महुआ को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिए थे, लेकिन महुआ ने न सिर्फ अवसर गंवाए बल्कि एथिक्स कमेटी में अमर्यादित व्यवहार भी किया। महुआ मोइत्रा जी ने अमर्यादित व्यवहार किया, अनएथिकल कंडक्ट, अनैतिक व्यवहार किया। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को दूसरों के साथ साझा करना यह बिल्कुल गलत है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है और हम सब पार्लियामेंटेरियन हैं। वो एक पार्लियामेंटेरियन है, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो हमें बड़े सोच समझ के काम करना पड़ता है और बड़ी परिपक्वता से, बड़ी मैच्योरिटी के साथ, जिसे हम कहते हैं, बड़े संतुलित तरीके से काम करना पड़ता है। और वहीं भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने भी महुआ मोइत्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मामले में महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे केस में महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। उनके मैक्सिमम, हम यदि एमपी बनकर आते हैं तो एमपी बनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। वहाँ बिजली कैसे आएगा, पानी कैसे आएगा, शिक्षा की कैसे सुविधा होगी, स्वास्थ्य की कैसे सुविधा होगी, रोड कैसे बनेगा, इसके लिए जनता हमको चुनकर भेजती है। जनता हमको कॉरपोरेट की दलाली करने के लिए नहीं भेजती है। और जनता ये नहीं कहती है कि आप 61 में से 50-55 क्वेश्चन जो है केवल कॉरपोरेट के लिए पूछिए, और वो क्वेश्चन आप जो है या तो दुबई से पूछिए या आप गैम्बलिंग के लिए, गैम्बलिंग में जो है कई एक इनके चिट्ठी होंगे। और वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने महुआ मोइत्रा मामले पर कहा कि किसी को भी गलत काम की अनुमति नहीं दी जा सकती। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मामला ही इतना गंभीर है कि कोई बच नहीं सकता। देखो, हड़बड़ी में गड़बड़ी के हिट एंड रन का जो गड़बड़ झाला था वो एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है। और जो लोग अभी तक हड़बड़ी में गड़बड़ी का हिट एंड रन का गड़बड़ झाला कर रहे थे, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वो संसद की मूल्यों, संसद की मर्यादाओं और संसद के सम्मान कस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए एथिक कमेटी ने जो भी इस पे चर्चा करने के बाद रिपोर्ट की है, उसमें स्पीकर साहब और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और मैं मानता हूं कि इसमें ज़रूर संसद के सम्मान की दृष्टि से ऐसा सबक और संदेश होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति न हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी। केंद्रीय संचार ब्यूरो डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन विंग है। ये नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता बढ़ाने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण अभियान को चिन्हित करती है। ये नीति डिजिटल दुनिया में विशाल ग्राहक आधार डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित तरीके से नागरिकों के लिए संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी। हाल के वर्षों में दर्शकों द्वारा मीडिया उपयोग में डिजिटल क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है। मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से भी अधिक है। ये नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी।
नई डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बनाई है। पहले जो हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देते थे वो केवल न्यूज़ चैनल्स के जो न्यूज़ डिजिटल उनके जो वेबसाइट थी केवल उस पे देते थे। अब हम न्यूज़ चैनल्स के बियॉन्ड हम किसी भी चीज़ पे जिस पे कस्टमर जाता हो, जिस पे पब्लिक जाती हो, वहाँ पर जो है हम एडवर्टाइजमेंट अपना करेंगे। उसको इससे लिंक नहीं करेंगे कि न्यूज़ चैनल है या क्या है। अगर जैसे यूथ है वो अगर पॉडकास्ट पे जाते हैं या म्यूजिक शोज पे जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे करेंगे। महिलाएं हैं अगर वो कुकरी शो में जाते हैं या किसी और शो में जाते हैं तो उधर करेंगे। तो हम जो हर तरह की वेबसाइट्स को, पॉडकास्ट को, म्यूजिक के ऐप्स को, OTTs को, इनको सबको हम जो है उनके कॉम स्कोर से उनके कितनी व्यूअरशिप है उसके हिसाब से उसके अंदर हम उनका चयन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जारी कर दिया है और इसे जनता के सामने सुझाव के लिए रखा गया है। जनता 30 दिन तक अपने सुझाव दे सकती है। इस मसौदे में देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित ढांचे का प्रावधान किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल ये हमने आज पब्लिक डोमेन में डाला है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो कि कई वर्षों से इसकी चर्चा होती आ रही है। आज जो हमारे एक्ट है, हम जो है एक केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट है जो 1985 का है, लगभग 40 साल पुराना है। बाकी जो हमारे जो हम पावर ड्रॉ करते हैं वो वायरलेस एक्ट है वो जो 1885 ब्रिटिश कालीन एक्ट है, और एक IT एक्ट है जो कि जिसमें हम डिजिटल मीडिया को हम रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये सबको हम एक उस पर लाएंगे, एक दायरे में लाएंगे। इसमें आज हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया की एजेंसीज हैं, सबसे हमारा अनुरोध है पब्लिक से कि इसके ऊपर अपने विचार अगले 30 दिन में दें, जिससे कि हम आगे इसको सुचारू रूप से ले जा सकें। हिमवीर यानी ITBP ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देहरादून में हुए समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब तक सीमाओं पर हिमवीर की निगहबानी में कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकती। देश के नागरिक चैन की नींद तभी ले पाते हैं जब सैनिक अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष सरहद पर गुजारते हैं। ये वाक्य सटीक बैठता है ITBP के जवानों पर। मौका था देहरादून में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के परिसर में आयोजित 62वें स्थापना दिवस समारोह का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अमित शाह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में ITBP के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जब तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं, देश की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं हो सकता। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, ITBP और सेना के जवान जब तक सीमा पर उपस्थित हैं, तैनात हैं, तब तक देश की 1 इंच भूमि को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और मुझे विश्वास है मेरे हिमवीरों पर कि आपका शौर्य और बलिदान हमेशा देश की सीमाओं का सुरक्षा करता रहेगा। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक भारत चीन सीमा पर 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होता था, लेकिन पिछले 9 वर्ष में यह बढ़कर 12,340 करोड़ रुपए हो गया। सीमावर्ती गांव के विकास पर बल देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उन्नत ग्राम योजना शुरू की है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों से स्थानांतरण रोका जा सके। दरअसल योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिजली, सड़क, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 4,800 करोड़ रुपए बजट दिया है। वो सारी सुविधाएं सीमा के गांव में मिले, इसके लिए एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बनाया है और उसके प्रथम चरण में 19 जिलों के 46 ब्लॉक और 662 गांव, जिसमें 1.5 लाख की आबादी है, इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट देकर उनकी मिलने वाली बिजली, उनकी सड़क, वहाँ रोजगारी के साधन, वहाँ स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था और वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त करने का कार्यक्रम किया है।
अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को स्थापना दिवस के साथ साथ दीपावली की शुभकामना दी। अमित शाह ने कहा कि कोई भी देशवासी जब भी दीपावली का दिया जलाता है तो एक दीप जवानों के नाम का भी होता है, क्योंकि हिमवीरों की वजह से ही हम अपने घरों में त्योहार मना पाते हैं। प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद देश आतंकवाद पर पूरी तरह नियंत्रण में सफल रहा है। इतना ही नहीं, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में भी 80% की कमी आई है। वीर जवानों के सम्मान में अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी की शुरुआत 62 साल पहले 60 डिवीजनों के साथ हुई थी, लेकिन आज 1 लाख हिमवीरों, 60 डिवीजनों, 16 सेक्टरों, 5 सीमांत और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ आईटीबीपी दृढ़ता के साथ उभरी है। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस साल सितंबर में 1 साल पहले की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को लेकर 4.5% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में अगस्त महीने में 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि 14 महीने के दौरान सबसे ज्यादा था। त्योहारी मौसम में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में संभावना जताई गई है कि भारत के उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर 4.8% तक पहुंच सकती है। यह आरबीआई के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। विश्व प्रसिद्ध समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 6 और 9 नवंबर के दौरान 53 अर्थशास्त्रियों के साथ एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में सितंबर में 5.02% दर से दर्ज की गई दर में गिरावट होने की बात कही गई। सर्वेक्षण में बताया गया कि अस्थिर खाद्य कीमतें, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट का लगभग आधा हिस्सा हैं, जुलाई और अगस्त में बढ़ोतरी के बाद कम होने लगी हैं। हालांकि इस समग्र नरमी के बावजूद प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे मुद्रास्फीति की गतिशीलता में जटिलता की एक परत जुड़ी हुई है। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। शुभ दीपावली, स्वच्छ दीपावली।